यह कहानी एक ट्रेनिंग हॉल में शुरू होती है। उसमें दो बिना शर्ट के आदमी जमकर भिड़ रहे थे। उनके शरीर गति और सटीकता के साथ हिल रहे थे। किक्स और पंच टकरा रहे थे और हर टकराव पर जोरदार प्रभाव की आवाज गूंज रही थी। हमारा मुख्य किरदार सू होंग ने एक ताकतवर वार किया, जबकि उसके प्रतिद्वंदी ने उसे ब्लॉक करके बराबर ताकत से जवाबी हमला किया। उनके मुक्के हवा में टकराए, जिससे एक शॉक वेव बनी जो पूरे हॉल में गूंज गई। जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, सू होंग का प्रतिद्वंदी पीछे लड़खड़ाया, अपनी छाती पकड़कर दर्द से कराहते हुए। वह दर्द से तड़पते हुए बुदबुदाया कि बहुत बुरा दर्द हो रहा है। उनके आसपास दूसरे छात्र अपनी अपनी स्पैरिंग सेशंस जारी रखे हुए थे और बड़े रोशन ट्रेनिंग हॉल में वारों की आवाज गूंज रही थी। उस सहपाठी ने सू होंग को आवाज लगाई, उसकी प्रगति की तारीफ करते हुए। उसने कहा कि सू होंग की डायमंड फिस्ट फिर से बेहतर हो गई है और पूछा कि क्या वह सब्टिलिटी के स्तर तक पहुंच गया है। सू होंग ने अपनी मुद्रा ठीक की और शांत स्वर में जवाब दिया कि वह 2 दिन पहले ही सब्टिलिटी तक पहुंच चुका है। सब्टिलिटी इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स के क्षेत्रों में से एक था। किसी भी मार्शल आर्ट में महारत को 5 स्तरों में बांटा जा सकता था: एंट्री, प्रोफिशिएंसी, सब्टिलिटी, ग्रेट अचीवमेंट और परफेक्शन। हर चरण समझ और शक्ति की एक नई गहराई को दर्शाता था। सू होंग का जवाब सुनकर सहपाठी की आंखें प्रशंसा से फैल गईं। अंगूठा दिखाते हुए उसने कहा कि डायमंड फिस्ट के मामले में उनकी क्लास में कोई भी सू होंग के स्तर की बराबरी नहीं कर सकता। सू होंग फिर अपने सहपाठी की ओर मुड़ा और दृढ़ता से पूछा कि क्या उसने पर्याप्त आराम कर लिया है, यह सुझाव देते हुए कि वे अपनी ट्रेनिंग जारी रखें। उसके शब्दों में इतनी अथक लगन थी कि दूसरा छात्र हैरान होकर ठिठक गया। उसका चेहरा चिढ़ में बदल गया और उसने चिल्लाकर कहा कि सू होंग एक ट्रेनिंग पागल है। उसने अपना बैग उठाया और घोषणा की कि वह घर जा रहा है खाने के लिए। सू होंग हैरान रह गया जब उसने अपने सहपाठी को बाहर की ओर दौड़ते देखा। दरवाजे पर सहपाठी ने हाथ हिलाकर खुश होकर टीचर ली को अलविदा कहा, जो अभी हॉल में प्रवेश कर रहे थे। शिक्षक शांत लेकिन थोड़े परेशान दिखते हुए उसे याद दिलाया कि जाने से पहले अपने कपड़े ठीक से पहन ले। छात्र ने अजीब सी हंसी हंसी और आधे कपड़ों में ही जल्दी से चला गया। टीचर ली ने फिर हॉल के चारों ओर देखा, जब तक कि उनकी नजर सू होंग पर नहीं ठहर गई। उनका स्वर गंभीर हो गया जब उन्होंने कहा कि आखिरकार उन्हें वह मिल गया। उन्होंने सू होंग से पूछा कि क्या वह मार्शल डिवीजन के लिए आवेदन कर रहा है। उनकी आवाज दृढ़ और अपेक्षापूर्ण थी। जब सू होंग ने अपनी गर्दन से पसीना पोंछा, शिक्षक ने आगे पूछा कि उसने अभी तक 30,000 यूएन की रजिस्ट्रेशन फीस क्यों नहीं भरी, यह चेतावनी देते हुए कि रजिस्ट्रेशन अगले सोमवार को बंद हो जाएगा। यह सुनकर सू होंग थोड़ी देर रुका, थोड़ा तनावग्रस्त दिखते हुए। सिर झुकाकर उसने धीमे स्वर में पूछा कि क्या शिक्षक उसे कुछ और दिन दे सकते हैं। शिक्षक ने आह भरी और उनका चेहरा नरम पड़ गया। उन्होंने सू होंग से कहा कि वह समझते हैं कि उसका परिवार संघर्ष कर रहा है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। नियम सख्त थे और अपवाद की अनुमति नहीं थी। यह सुनकर सू होंग चुप हो गया। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ता की मिलीजुली झलक थी। देर रात ट्रेनिंग हॉल शांत था। बस हवा को चीरते मुक्कों की आवाज सुनाई दे रही थी। तेज रोशनी पॉलिश की हुई लकड़ी की फर्श पर प्रतिबिंबित हो रही थी, जबकि चांद कांच की छत से हल्का सा चमक रहा था। हॉल के बीचों बीच सू होंग अकेला खड़ा था। उसका डफल बैग पास में था। वह बिना रुके अपनी तकनीकों का बार बार अभ्यास कर रहा था। हर पंच की आवाज तेज गूंज रही थी, उसकी झुंझलाहट और दृढ़ता को दिखाती हुई। जैसे ही उसने भारी सांस छोड़ी, उसके विचार पहले की बातों पर केंद्रित हो गए। रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 30,000 युआन। यह संख्या उसके दिमाग में बार बार दोहराई जा रही थी। पसीना उसके शरीर से बह रहा था। उसकी सांस भारी थी और वह और भी ताकत से हवा पर वार कर रहा था, खुद से फुसफुसाते हुए 30,000 युआन, 30,000 युआन। उसका मन अपने बचपन की ओर चला गया। उसे वह समय याद आया जब वह केवल 3 साल का था, मलबे और धुएं के बीच रो रहा था। उसके माता पिता एक भयंकर दैत्य आपदा के दौरान मारे गए थे। उसे खंडहरों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़कर खोने और असहायता की वह याद आज भी उसके दिल में साफ बसी हुई थी। उस त्रासदी के बाद उसके चाचा और चाची ने उसे अपने पास रख लिया, उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाकर पाला। उसने एक तस्वीर देखी जिसमें वे सब साथ मुस्कुरा रहे थे, एक खुशहाल परिवार जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। जब उन्होंने उसकी मार्शल आर्ट्स में प्रतिभा खोजी तो उन्होंने पूरे दिल से उसे प्रोत्साहित किया। मुश्किल समय में भी उसकी ट्रेनिंग जारी रखने में मदद की, क्योंकि इस युग में जब दुनिया राक्षसी दैत्यों से ग्रस्त थी, मार्शल आर्टिस्ट्स को सबसे अधिक कमाने वाले रक्षक और आशा के प्रतीक माना जाता था। यह गौरव और जीवित रहने दोनों का मार्ग था। फिर भी जब सू होंग ने नीचे देखा, उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने कड़वाहट से फुसफुसाया कि उसने मार्शल आर्ट्स इसलिए सीखी थी ताकि उसका परिवार बेहतर जीवन जी सके, लेकिन इसके बजाय वह उनके लिए चीजें और कठिन बना रहा था। उसका चेहरा अपराध बोध और निराशा से भारी हो गया। उसका शरीर अपनी ही महत्वाकांक्षा और असहायता के बोझ से कांप रहा था। देर रात
शांत सड़क पर एक अकेला स्ट्रीट लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी संकरी सड़क पर फैल रही थी। छोटा अपार्टमेंट बिल्डिंग शांत नीले आसमान के नीचे खड़ा था और अंदर की हल्की रोशनी जीवन के संकेत दे रही थी। सू होंग घर लौटा। उसके कदम धीमे और थके हुए थे। वह दरवाजे के बाहर रुका। उसका हाथ हैंडल पर था। तभी उसने अंदर से आवाजें सुनी। उसके चाचा और चाची फिर से पैसों के बारे में बात कर रहे थे। उसके चाचा ने पूछा कि किराए में कितनी कमी रह गई है, क्योंकि भुगतान की तारीख पास आ रही है। लेकिन उसकी चाची ने धीरे से जवाब दिया कि किराया इंतजार कर सकता है। उन्हें पहले सू होंग की रजिस्ट्रेशन फीस पर ध्यान देना चाहिए। उसके चाचा ने सहमति जताई, कहते हुए कि होंग की प्रतिभा असाधारण है और वह निश्चित रूप से एक दिन महान बनेगा। उन्होंने जोड़ा कि वे किसी भी कीमत पर उसे रोक नहीं सकते। सू होंग का चेहरा यह सुनकर गहरा हो गया। उसके चाचा और चाची की आवाजें फिर नरम हो गईं। उसकी चाची ने पैसे बचाने के लिए अपनी दवाइयां बंद करने का सुझाव दिया, यह कहते हुए कि वे वैसे भी मदद नहीं करती। लेकिन उसके चाचा ने तुरंत मना कर दिया, ये जोर देकर कहते हुए कि वह एक अतिरिक्त काम कर लेंगे ताकि वह आराम कर सके और किसी बात की चिंता न करे। बाहर चुपचाप खड़े सू होंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनके दयालु शब्दों की आवाज उस पर भारी पड़ रही थी। उसने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए। वह उनकी ओर कुर्बानियां सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ पल बाद उसने मजबूर मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और आवाज लगाई, चाचा, चाची, मैं घर आ गया। उसकी चाची ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा कि वह फिर से इतनी देर तक अभ्यास करके जरूर थक गया होगा। सू होंग आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश करने लगा, उसके काम अपने हाथ में लेने की पेशकश करते हुए। लेकिन उसकी चाची ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उसे टाल दिया, कहते हुए, क्या मैं यह छोटी सी बात नहीं संभाल सकती? उसके चाचा ने दृढ़ता से उसे आराम करने को कहा। उसकी चाची ने हंसते हुए उसे सुनने और सो जाने की कोमल याद दिलाई। सू होंग ने दोनों को देखा। उसका सीना कृतज्ञता और अपराधबोध के मिश्रण से कस गया। उनके घर की गर्माहट उसके पीछे छिपे संघर्ष से गहराई से विपरीत थी। रात की चांदनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, छोटे कमरे में नरम पैटर्न बना रही थी। सू होंग अपने बिस्तर पर जागता हुआ लेटा था, चुपचाप छत को घूरते हुए। उसके चाचा और चाची के विचार उसके मन में भरे हुए थे। उन्होंने उसके लिए पहले ही बहुत कुछ त्याग दिया था। कंबल के नीचे अपनी मुट्ठियां कसते हुए उसने चुपचाप खुद से वादा किया कि वह उन्हें अब और कष्ट नहीं झेलने देगा। अपने मन में उसने उनसे कहा कि उन्होंने उसके लिए पर्याप्त से भी ज्यादा किया है और अब से वह अपनी समस्याओं को खुद संभालेगा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से कठोर हो गईं जब एक योजना आकार लेने लगी। वह जानता था कि एक मार्शल प्रैक्टिशनर के लिए कुछ ही दिनों में हजारों कमाने की केवल एक ही जगह थी। अगले दिन सूरज की रोशनी पेड़ों से घिरी एक ऊंची इमारत पर चमक रही थी। वह भूमिगत फाइट क्लब का प्रवेश द्वार था। अंदर एक रोमांचक माहौल हवा में भरा हुआ था जब उद्घोषक की आवाज अखाड़े में गूंज रही थी। भीड़ में मौजूद लोगों, मार्शल डिसाइपल गार्ड चैलेंज में आपका स्वागत है। कोई रोक टोक नहीं, जीवन या मृत्यु, जीत ही सब कुछ है। तेज रोशनी वाले रिंग के केंद्र में एक लंबा आदमी खड़ा था जिसने लाल बैल का मास्क पहन रखा था। उसका शरीर मांसपेशियों से ढका हुआ था। उद्घोषक का स्वर उत्साह से ऊंचा हो गया जब उसने उसका परिचय कराया, कहते हुए कि आज मंच पर कब्जा जमाए हुए है एकमात्र मिस्टर मिनोटॉर। नियमों की घोषणा होते ही भीड़ गरज उठी। जो भी लगातार 4 मैच जीत लेगा वह 60,000 की पुरस्कार राशि लेकर जाएगा। एक बार भी हारने पर कुछ नहीं मिलेगा। दर्शकों में फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ लोगों ने देखा कि एक नकाबपोश नया खिलाड़ी अखाड़े में प्रवेश कर रहा है। एक आदमी ने पूछा कि वह कौन है, कहते हुए कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरे ने बाहें बांधकर कहा कि वह नया है। तीसरे दर्शक ने झुककर भौहें चढ़ाईं, कहते हुए कि कोई नया सीधे गार्ड चैलेंज में कूदे तो वह मरने की दावत दे रहा है। जैसे ही रोशनी मंच पर केंद्रित हुई, तनाव और घना हो गया। सू होंग बैल के मास्क के नीचे छिपा हुआ सब कुछ दांव पर लगाने वाला था। अखाड़े की चकाचौंध रोशनी के नीचे उद्घोषिका ने बैल का मास्क पहने सू होंग को कोहनी मारी। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने उससे कहा कि माहौल को गरमाओ और भीड़ को उत्साहित करो। सू होंग ने उलझन में सिर तिरछा किया। अपना मास्क खुजलाते हुए उसने पूछा कि वह भीड़ को कैसे उत्साहित करे। उसने हल्का सा आंखें घुमाई, हाथ को लापरवाही से लहराते हुए उसने समझाया कि उन्हें उकसाओ, थोड़ा ट्रैश टॉक करो, उन्हें भड़काओ। उसने धीरे से बुदबुदाया कि नए लोग कितने परेशान करने वाले होते हैं। यह सुनकर नकाबपोश सू होंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अंगूठा दिखाया। फिर मंच के केंद्र की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पूरे आत्मविश्वास से चिल्लाया, खुद को किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से नीचे वाले के खिलाफ अजेय घोषित करते हुए। उसने सभी कमजोरों को चुनौती दी कि वे आकर उसका सामना करें। यह सुनते ही भीड़ तुरंत शोर से भर उठी। कुछ उसकी घमंड भरी बात पर चौंक गए, आपस में फुसफुसाने लगे। एक आदमी ने भौहें चढ़ाईं और कहा कि वह बहुत घमंडी है, जबकि दूसरे ने हंसकर उसे जबरदस्त कहा। कुछ और बुदबुदाए कि बाद में उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह कैसे मरा। उत्साह हवा में भर गया जब लोग जोर जोर से उसके हार की मांग करते हुए चिल्लाने लगे।
लड़ाई शुरू करने के लिए उकसाते हुए। उद्घोषिका ने अपना माइक्रोफोन ऊंचा उठाया और चिल्लाई, मैच शुरू करें। जैसे ही भीड़ की जयकार अखाड़े में गूंजने लगी, सू होंग अपने बैल के मास्क के पीछे सीधा खड़ा रहा। उसकी आंखें ध्यान से तेज हो गईं। वह अपने चारों ओर फैली हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था। यह उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी जो उसने पहले कभी महसूस की थी, लेकिन वह चौंका नहीं। यह भूमिगत फाइट क्लब था जहां जीवन और मृत्यु हमेशा करीब रहते थे। गहरी सांस लेते हुए उसने सोचा कि ट्यूशन फीस जल्दी कमाने का यही एक तरीका है। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और दृढ़ता से बुदबुदाया, उम्मीद करते हुए कि उसकी डायमंड फिस्ट उसे वह जीत दिलाएगी जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, एक फाइटर जिसने चूहे के आकार का मास्क पहन रखा था आगे बढ़ा और गुस्से में सू होंग पर चिल्लाया, घमंडी लड़के, मैं तुमसे खेलूंगा। वह चिल्लाया। उसका शरीर पहले से ही तेज गति से आगे बढ़ रहा था। रिंग के केंद्र में शांत खड़े सू होंग ने अपने बैल मास्क के पीछे से स्थिर नजरों से प्रतिद्वंदी की हरकतों को देखा। उसकी तेज आंखों ने पल भर में उस आदमी की बनावट का विश्लेषण कर लिया। उसने उसकी गति और आक्रामकता को नोट किया, लेकिन उसके पैर जमाने की कमजोरी भी देख ली। उसकी निचली मुद्रा अस्थिर थी, उसका संतुलन बिगड़ा हुआ था। सू होंग हल्का सा मुस्कुराया, सोचते हुए कि इस प्रतिद्वंदी से निपटना आसान होगा। चूहे का मास्क पहने फाइटर तेजी से करीब आया, चिल्लाते हुए, क्या सोच में डूबे हो? उसने पूरी ताकत से सू होंग के सिर की ओर मुक्का चलाया, लेकिन वार पड़ने से पहले ही सू होंग का हाथ बिजली की तरह चला। ऊर्जा उसके हाथों के चारों ओर इकट्ठा हुई, चमकीली नीली शक्ति के साथ घूमती हुई। सटीक नियंत्रण के साथ उसने अपनी मार्शल तकनीक फ्लोटिंग लाइट पाम का प्रयोग किया। उसके चमकते हाथ सीधे हमलावर के चेहरे पर जा लगे और टक्कर की गूंज पूरे अखाड़े में फैल गई। चूहे का मास्क पहने आदमी की आंखें पलट गईं और उसका शरीर जमीन से उठकर जबरदस्त ताकत से फर्श पर जा गिरा। भीड़ सदमे में फट पड़ी जब सू होंग अपने गिरे हुए प्रतिद्वंदी के ऊपर खड़ा था। उसके चारों ओर की हवा अभी भी उसके वार की ऊर्जा से कांप रही थी। अखाड़े की चकाचौंध रोशनी के नीचे बैल का मास्क पहने सू होंग अपने गिरे हुए प्रतिद्वंदी के ऊपर सीधा खड़ा था। उसने अपनी मुट्ठी छत की ओर ऊंची उठाई और जोर से अगले चैलेंजर की मांग की। भीड़ जयकारों से गूंज उठी जब उद्घोषिका की उत्साहित आवाज स्पीकर्स से गूंजी, मिनोटाइटर, एक जीत! उसने ऊर्जा से भरे स्वर में घोषणा की। दर्शक जोर जोर से चिल्लाए, जबरदस्त, अविश्वसनीय की आवाजें हवा में भर गईं। अखाड़े में तनाव और भी उत्साह से घना होता गया। कुछ ही देर बाद एक और फाइटर मंच पर आया। वह घुंघराले सुनहरे बालों वाला एक लंबा आदमी था जिसने अपने चेहरे पर लाल मास्क पहन रखा था। उसका मांसल शरीर और आत्मविश्वास भरी मुस्कान साफ दिखा रही थी कि वह कोई नौसिखिया नहीं था। उस आदमी ने सू होंग को चिढ़ाया, इसे किस्मत का साथ बताते हुए। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और सू होंग से कहा कि अब जब वह उसका सामना कर रहा है तो उसकी किस्मत खत्म हो चुकी है। सू होंग अभी भी बैल का मास्क पहने हुए शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने नए प्रतिद्वंदी का निरीक्षण किया। फिर स्थिर आवाज में उसने इशारा किया कि वह पहले हमला करे। उसने अपने प्रतिद्वंदी के शरीर और आभा का विश्लेषण किया, यह नोट करते हुए कि वह आदमी कुशल और अनुभवी लग रहा था, ठीक वैसा फाइटर जो उसकी डायमंड फिस्ट तकनीक की असली ताकत को परख सके। कुछ पल के लिए हवा स्थिर हो गई, फिर सुनहरे बालों वाला फाइटर गरजा और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। आ रहा हूं, वह चिल्लाया। उसका विशाल शरीर धुंधला होता हुआ आगे लपका। दोनों मुट्ठियां नीली ऊर्जा की चमक में टकराईं और शॉक वेव पूरे मंच पर फैल गई। दोनों ने दांत भींच लिए जब उनकी ताकतें हिंसक रूप से टकराईं। नकाब पोश प्रतिद्वंदी की आंखें फैल गईं। वह महसूस की गई शक्ति से चौंक गया। यह वही शक्तिशाली मुक्के की हवा थी जिसने उसे सू होंग के वार के पीछे के प्रभाव का एहसास कराया। लेकिन सू होंग शांत और अडिग रहा। उसने इस टकराव का सटीक विश्लेषण किया। उसके प्रतिद्वंदी का मुक्का मजबूत था, लेकिन फिर भी उससे कमजोर। जैसे ही मुक्कों की टक्कर अखाड़े में गूंजी, सू होंग ने अपने दूसरे हाथ से प्रतिद्वंदी को मुक्का मारा। उसका वार सीधे उसके चेहरे पर लगा। नकाबपोश आदमी का दिमाग दौड़ पड़ा जब उसने अपने प्रतिद्वंदी की जबरदस्त ताकत महसूस की। बैल मास्क के नीचे सू होंग की आंखें तेज हो गईं। उसकी विश्लेषणात्मक नजर फाइटर की हरकतों पर केंद्रित रही। मुक्का खाने के बाद उसके प्रतिद्वंदी का ऊपरी शरीर ज्यादा आगे झुक गया था और उसकी कमर खुली रह गई थी, जिसमें खामियां साफ दिख रही थीं। उस पल का फायदा उठाते हुए सू होंग का शरीर तेजी से मुड़ा और उसने विस्फोटक ताकत से अपने प्रतिद्वंदी को लात मारी। प्रभाव ने प्रतिद्वंदी को रिंग के पार उड़ा दिया। ताकत हवा को गर्जन की तरह चीरती हुई। दर्शक अविश्वास में हाँफ उठे। हे भगवान, वह ताकतवर है, किसी ने स्टैंड से चिल्लाया। जहां प्रतिद्वंदी गिरा था वहां धूल और टूटी फर्श के निशान थे। वह बेहोश पड़ा था। सू होंग ने अपनी पीठ सीधी की। उसकी आवाज शांत अखाड़े में गूंजी। अगला, उसने दृढ़ता से कहा। उद्घोषिका उत्साह से उछल पड़ी, अपना माइक्रोफोन उठाते हुए। मिनोटाइटर, लगातार 2 जीत! उसने आश्चर्य और ऊर्जा से भरी आवाज में चिल्लाया और भीड़ फिर से गरज उठी। भूमिगत फाइटिंग अखाड़े के अंदर भीड़ गरज रही थी जब मिनोटॉर एक बार फिर
रिंग के केंद्र में विजयी खड़ा था। रिंग के ऊपर एक शानदार दर्शक कक्ष में काले सूट पहने कई आदमी एक बुजुर्ग व्यक्ति के आसपास खड़े थे, जो खुद भी तेज तर्रार काले सूट में सजा था। वह नीचे का दृश्य शांत रुचि से देख रहा था। उसका स्वर धीमा और परखने वाला था। सू होंग को देखते हुए उसने बुदबुदाया कि वह अभी क्वासी मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, फिर भी उसकी ताकत औसत शिष्यों से कहीं ऊपर है। वह लड़का मजाक नहीं था। उसी समय उद्घोषिका की आवाज लाउडस्पीकर से गूंजी, मिनोटॉर, लगातार 3 जीत। वह चिल्लाई। उत्साह हवा में भर गया। उस सूट वाले आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ टिप्पणी की कि सू होंग एलीट नहीं है, लेकिन काफी ठोस है, मैच फेंकने के लिए एकदम सही। उसके पीछे से लोमड़ी जैसे मास्क पहने एक युवा आदमी ने दृढ़ता से कहा। उसने सूट वाले बुजुर्ग को शिक्षक कहा और कहा कि वह उसे भर्ती करेगा। बुजुर्ग आदमी थोड़ा मुड़ा। उसका स्वर शांत लेकिन आदेशात्मक था। उसने अपने शिष्य से कहा कि यह जाहिर न होने दे कि वह पहले ही मार्शल आर्टिस्ट तक उन्नत हो चुका है। इस बीच अखाड़े में नीचे सू होंग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसकी आंखें तेज और केंद्रित रहीं जब उसने अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। उसने सोचा कि उसकी सब्टिलिटी स्तर की डायमंड फिस्ट इन सामान्य शिष्यों से निपटने में कोई परेशानी नहीं कर रही थी। जैसे ही हार चुके फाइटर्स को उठाकर ले जाया गया, सू होंग ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसका चेहरा स्थिर और आत्मविश्वासी था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई जब उसने सोचा कि बस एक और जीत और उसे वह 60,000 मिल जाएंगे। लेकिन भीड़ अचानक उत्साह से फट पड़ी। उनकी आवाजें अखाड़े में गूंज उठी। किसी ने स्टैंड से चिल्लाया कि वह व्हाइट फॉक्स है। बैल मास्क पहने सू होंग एक पल के लिए जम गया और उसने प्रवेश द्वार की ओर नजर घुमाई। जब सभी ने महसूस किया कि व्हाइट फॉक्स भी चुनौती दे रहा है, तो उनकी आंखें थोड़ी फैल गईं। मंच के दूसरे सिरे से व्हाइट फॉक्स के नाम से जाना जाने वाला आदमी शांत भाव से प्लेटफॉर्म पर चला आया। भीड़ बुदबुदाई, आपस में फुसफुसाते हुए। किसी ने पूछा कि क्या वह क्वासी नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि क्वासी का शिष्यों के खिलाफ लड़ना पूरी तरह चीट है। सू होंग का चेहरा सख्त हो गया जब उसने स्थिति का आकलन किया। यह सुनकर कि इस बार उसका प्रतिद्वंदी क्वासी है, उसने धीरे से बुदबुदाया कि यह मुश्किल है, लेकिन वह हार नहीं सकता। उसकी आंखों में दृढ़ता चमकी जब उसने अपनी मुद्रा नीचे की, युद्ध के लिए तैयार। उसके सामने लोमड़ी मास्क पहने सफेद बालों वाला आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसकी सुनहरी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। संतुलित गरिमा के साथ आगे बढ़ते हुए उसने अपना सफेद सूट ठीक किया और शांत स्थिर स्वर में बोला। उसने सू होंग से कहा कि डरने की जरूरत नहीं, वह अपनी सीमाएं जानता है। तेज अखाड़ा रोशनी के नीचे उद्घोषिका ने अपना हाथ उठाया और मंच के पार चिल्लाई, गार्ड, चैलेंज के अंतिम राउंड की शुरुआत की घोषणा करते हुए। दोनों फाइटर तैयार खड़े थे। मिनोटॉर अपनी मुट्ठियां भींचे और व्हाइट फॉक्स अपने सफेद सूट में शांत खड़ा। भीड़ ने सांस रोक ली जब तनाव हवा में भर गया। फिर एक तीखी पुकार के साथ उद्घोषिका ने आदेश दिया, शुरू। एक पल में दोनों आकृतियां आगे फटी, इतनी तेजी से कि उनकी परछाइयां पीछे छूट गईं। उनके टकराने पर मंच के केंद्र में जमीन उनके पैरों के नीचे फट गई। बैल मास्क के नीचे सू होंग की आंखें तेज हो गईं। उसने सोचा कि उसका क्षेत्र कम है, इसलिए उसका पहला कदम ऑल इन होना चाहिए। उसकी मांसपेशियां तन गईं और एक दहाड़ के साथ उसने व्हाइट फॉक्स की ओर एक शक्तिशाली मुक्का सीधा चलाया। प्रभाव ने हवा को गरज की तरह चीर दिया। ताकत की लहर बाहर की ओर फैली, रिंग को हिलाती हुई। लेकिन जैसे ही झटका साफ हुआ, सू होंग का चेहरा बदल गया। कुछ गलत लगा। वह थोड़ा पीछे लड़खड़ाया। उसकी आंखें फैल गईं। अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति महसूस करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कोई क्वासी नहीं है। सू होंग के चेहरे पर पसीना लुढ़क गया जब उसके विचार दौड़े। उसे समझ आया कि उसका प्रतिद्वंदी एक असली मार्शल आर्टिस्ट है। वह जानबूझकर अपनी क्यूई और खून को दबा रहा था। सू होंग का प्रतिद्वंदी सिर्फ मजबूत नहीं था, वह एक साधारण चैलेंजर के स्तर से कहीं ऊपर था। व्हाइट फॉक्स की सुनहरी आंखें उसके मास्क के पीछे से चमकी जब उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज शांत थी लेकिन नियंत्रित शक्ति से भरी हुई। जैसे ही उसने सांस अंदर ली, उसके चारों ओर हल्की लाल आभा उठने लगी, आग की लपटों की तरह घूमती हुई। फिर एक धुंधली हरकत में वह आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी ऊर्जा से चटक रही थी जब वह गरजा, रशिंग थंडर फिस्ट, और उसने सू होंग के चेहरे पर वार किया। प्रभाव बिजली के झटके की तरह लगा। सू होंग का शरीर पीछे की ओर उछल गया। उसके मुंह से खून छिटक गया। वह संतुलन पाने की कोशिश करता रहा। उसकी आंखों में अविश्वास चमक रहा था। उसने सदमे में सोचा कि क्या यही एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है। उस मुक्के की जबरदस्त ताकत ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। दर्शकों में कई लोगों ने तुरंत तकनीक पहचान ली। एक आदमी चिल्लाया कि यह ट्रिपल रिंगिंग थंडर फिस्ट है। दूसरा हंसा, कहते हुए कि मिनोटॉर खत्म हो गया। मंच पर व्हाइट फॉक्स नहीं रुका। उसकी मुट्ठियां तूफान की तरह चली, हर वार भारी और सटीक। वह वारों के बीच सू होंग को चिढ़ाता रहा, पूछते हुए कि क्या वह बस बचाव ही करेगा। उसने सू होंग से कहा कि जवाबी हमला करे और दिखाए कि उसके पास क्या है। मिनोटॉर मास्क में सू होंग ने
दोनों हाथों से ब्लॉक किया। उसकी मांसपेशियां लगातार हमलों के नीचे कांप रही थीं। मुक्कों की टक्कर की आवाज गूंजती रही। एकोड मुक्कों की टक्कर की आवाज गूंजती रही, पूरे अखाड़े में फैलती हुई। सू होंग के हाथ सुन्न होने लगे। उसकी हड्डियां मानो हर वार के साथ कराह रही थीं। व्हाइट फॉक्स के हमले रुक नहीं रहे थे। हर प्रहार पहले से ज्यादा भारी था। भीड़ पागलों की तरह चिल्ला रही थी। कुछ लोग मिनोटॉर का मजाक उड़ा रहे थे, जबकि कुछ उसकी सहन शक्ति पर दंग थे। व्हाइट फॉक्स ने एक तेज किक मारी जो सू होंग के पेट पर सीधी लगी। उसका शरीर पीछे की ओर फिसल गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन दरक गई। उसने अपने दांत भींच लिए, दर्द को दबाते हुए। उसने महसूस किया कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वह ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने सोचा कि ताकत में वह पीछे है, लेकिन तकनीक में नहीं। व्हाइट फॉक्स फिर आगे बढ़ा। उसकी चाल शांत और घातक थी। उसकी मुट्ठी फिर से चमकीली ऊर्जा से भर गई। खत्म, उसने शांत स्वर में कहा। वह सीधा सू होंग की ओर लपका। उसी क्षण सू होंग की आंखें तेज हो गईं। उसने अपने शरीर को थोड़ा नीचे झुकाया, अपने कदम को हल्का सा मोड़ा। व्हाइट फॉक्स का मुक्का उसके सिर के पास से गुजर गया। एक पल के लिए संतुलन बदला। सू होंग ने उसी क्षण को पकड़ लिया। उसकी डायमंड फिस्ट फिर से नीली रोशनी से चमक उठी। उसने अपनी पूरी ताकत एक बिंदु पर केंद्रित की। डायमंड फिस्ट, उसने दहाड़ते हुए वार किया। उसका मुक्का व्हाइट फॉक्स की पसलियों से टकराया। जोरदार धमाका हुआ। शॉक वेव चारों ओर फैल गई। भीड़ एक पल के लिए चुप हो गई। व्हाइट फॉक्स का शरीर थोड़ा पीछे खिसका। उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य झलका, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने तुरंत अपना संतुलन संभाल लिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। बुरा नहीं,